माँ जी आप रहने दीजिए, मैं घर का काम कर लूंगी। 8 बज चुके हैं, आप ऊपर जाकर पहले मालकिन के घर की साफ सफाई कर दीजिए, वरना वो नाराज हो जाएंगी। नहीं बहू, तेरा आखिरी महीना चल रहा है, इसलिए तू बस आराम कर। शांति नीचे अपने घर का सारा काम खत्म करके सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए सीढ़ी चढ़ने की वजह से वो हांफने लगती है। आंटी जी ये लीजिए पानी पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। आंटी आप थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद काम शुरू करना। बेटा मैंने इस नौकरानी को अपना नीचे घर रहने के लिए मुफ्त में दे दिया, वो किसी एहसान से कम है क्या जो अब मैं इसे अपने घर में आराम करने दूं? काम करने आई है, काम करेगी। वैसे भी बहू गर्भवती है, वो घर का कोई काम नहीं कर पाएगी। और हाँ, अब तुम ससुराल में हो तो अपने ससुराल के बारे में सोचो, ना कि अपनी दोस्त के ससुराल के बारे में। पर माँ, पापा चाहते थे कि आंटी अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा हमारे नीचे वाले घर में रहे। तो कर तो रही हूँ मैं अपने स्वर्गवासी पति का सपना पूरा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती मैं। और तुम बैठी बैठी आराम क्या कर रही हो? काम पर लगो। घर की सारी बागडोर आशा के हाथ में थी, इसलिए उसके बेटे बहू अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाते। अब शांति घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम करती है। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं और शांति जल्दी से सारा काम खत्म करके आराम से सीढ़ियां उतरती है। और तभी वहां नीचे उसकी बहू सीढ़ियों के पास खड़ी होकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, आप एक दिन काम छोड़कर दवाई क्यों नहीं ले आती हैं? बहू मैं ठीक हूँ, और तू यहाँ क्यों खड़ी है? वो मैं ऊपर जा रही थी पूजा को गोंद के लड्डू देने जो आपने बनाए थे। बहू तो गर्भवती है, सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं कल तेरी दोस्त को खुद ये लड्डू दे दूंगी, तू जाकर आराम कर। दोनों की बहुएं गर्भवती थी, इसलिए दोनों की सास अपनी बहू को घर का कोई काम नहीं करने देती। इस तरह शांति अपनी मालकिन के घर का काम खत्म करके दूसरे लोगों के घर में साफ सफाई का काम करने जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से सुनीता को लेबर पेन होता है, क्योंकि शांति गरीब थी और उसका बेटा भी शहर कमाने के लिए गया था, इसलिए वो गांव की आया को बुलाती है। अरे शांति चिंता मत कर, तेरी बहू को नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। शांति बहू से दूर खड़ी होकर अपने होने वाले पोते पोती का इंतजार कर रही होती है और कुछ देर बाद उसके घर उसकी पोती जन्म लेती है। तो वहीं उसी वक्त पूजा को भी लेबर पेन होता है और आशा अपनी बहू को आराम से एक एक सीढ़ियां उतार रही होती है, पर दर्द की वजह से पूजा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पूजा का ऑपरेशन होता है। कंडीशन बहुत खराब थी, पर अब जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। आप अपनी बहू और पोते से मिल सकती हैं। भगवान का शुक्र है मेरी बहू और पोता दोनों ठीक हैं। पोते होने की खुशखबरी सुनकर आशा बहुत खुश होती है और पूरे अस्पताल में मिठाइयां बांटती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपनी बहू के साथ घर जाती है, क्योंकि अभी भी पूजा की हालत सही नहीं थी, इसलिए वो अपनी बहू के लिए एक नर्स हायर करती है। अब जैसे ही पूजा अपनी नर्स के साथ गाड़ी से उतरती है और अंदर आती है तो नर्स देखती है कि सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। मैडम आपकी बहू की हालत अभी इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो इतना लंबा सफर करके आए और सीधा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाए। क्या नीचे कोई कमरा है? कुछ देर अपनी बहू को नीचे आराम करने दीजिए। नीचे कोई कमरा नहीं है, स्टोर रूम है और वो भी अपने नौकरों को मैंने दे रखा है। मैं कभी उनके साथ अपनी बहू को नहीं रहने दूंगी। इतने में आशा की आवाज सुनकर गरीब सास बहू अपने बच्चे के साथ आती हैं। तभी नर्स कहती है, आंटी जी इस वक्त गरीबी करने का समय नहीं है, आपकी बहू को आराम करने की जरूरत है। आंटी जी मेरी दोस्त की हालत ठीक नहीं है, वो आपकी बहू के साथ मेरी दोस्त भी है, बस कुछ देर की ही तो बात है, वैसे भी वो कभी नीचे नहीं आती है, कुछ देर नीचे रहने दीजिए। माँ जी कुछ देर की बात है, बहुत दिन हो गए, मैंने भी अपनी दोस्त से बात नहीं की है, 10 मिनट बैठने दीजिए ना। अपनी बहू की खराब हालत और नर्स के कहने पर आशा मान जाती है। उसके बाद पूजा सुनीता के साथ स्टोर रूम में जाती है, जहां आशा अपनी बहू के लिए चारपाई लाती है, जिस पर बैठकर बहुत दिनों बाद दोनों दोस्त आपस में बात करती हैं। हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं, कितनी खुश हुए थे ना हम दोनों जब हमें ये पता चला था कि एक जगह ही हमारी शादी हो रही है। मैंने तो सोचा था कि ऊपर रहकर भी मैं तुझसे दोस्ती निभाऊंगी, पर माफ करना मैं अपनी दोस्ती नहीं निभा पा रही। ऐसा मत बोल पूजा, हमारे हालात ही ऐसे हैं, कहाँ मैं गरीब और कहाँ तू अमीर। तेरी सास ने हम पर एहसान किया, उन्होंने अपना नीचे का स्टोर रूम हमें रहने के लिए दिया, वरना आज हम रोड पर भटक रहे होते। पर देखना एक दिन हम दोनों दोस्त के बीच की सारी दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। दोनों दोस्त काफी दिनों बाद आपस में बातें करती हैं और कुछ देर बाद पूजा अपने बच्चे और परिवार के साथ एक बार फिर आराम से सीढ़ियां चढ़ती हुई और ऊपर अपने घर में जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शांति आशा अपने अपने बहू के बच्चों का नामकरण करने का सोचती है।
बहू, तुझे तो पता है मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे ताकि जब तेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो मैं उसका नामकरण करवा सकूं। और अब तो तेरे बच्चे को 21 दिन हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब इसका नामकरण करवा लिया जाए। पर माँ जी, इसमें तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ तो क्या हुआ बहू, तेरी सास भी तो काम कर रही है और कुछ पैसे आशा बहन से मांग लूंगी। इतना बोलकर शांति आशा से मदद लेने के लिए ऊपर जाती है, जहां वो देखती है कि आशा भी अपने घर में अपने पोते का नामकरण करवाने की बात कर रही है। आ गई शांति तुम। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। मैंने सोच लिया 2 दिन बाद मैं अपने पोते का नामकरण करवाऊंगी। घर में बहुत सारा काम है तो तुम्हें ही घर का सारा काम करना होगा। पर मालकिन, 2 दिन बाद तो मैं भी अपनी पोती के नामकरण की सोच रही हूँ और उस दिन तो मुझे आपसे छुट्टी चाहिए थी। अगर मैं अपने घर से तुम्हें छुट्टी दे दूं तो कैसा रहेगा? माँ जी, आंटी जी 1 ही दिन की तो छुट्टी ले रही हैं और मेरी गरीब दोस्त की बेटी का भी नामकरण है। उनके भी घर में तैयारी चलेगी। दे दीजिए ना 1 दिन की छुट्टी आंटी जी को। बहू, दोस्ती दोस्ती खेलना बंद कर और याद रख मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी नहीं। आशा के सामने किसी की नहीं चलती और शांति आशा की बात मान जाती है। और 2 दिन बाद शांति अपने घर में नामकरण की तैयारी करती है और बार बार ऊपर नीचे करती है और आशा के घर की नामकरण की तैयारी अभी करवाती है। माँ जी, फूल वाला फूल देकर चला गया पर सारे फूल नीचे ही रखे हैं। आप सुमित जी को बोलिए ना नीचे से फूल लेकर आ जाए। बहू, जब शांति है काम करने के लिए तो मैं अपने बेटे को क्यों बोलूं 10 बार ऊपर नीचे चक्कर काटने के लिए? शांति, तुम ही जाकर नीचे से फूल ले आओ। जो शांति एक बार सीढ़ी चढ़ने पर थक जाती थी, वो नामकरण वाले दिन कम से कम 10 बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरती है और चढ़ती है और पूरे घर की सजावट करती है। यहाँ तक कि अकेली शांति घर आए मेहमानों के लिए खाना भी बनाती है। अब ऊपर का सारा काम खत्म करके शांति नीचे जाती है और अपने घर में काम करती है। कुछ देर में शांति के घर में पंडित जी आ जाते हैं। आइए पंडित जी, आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं। अब जल्दी से मेरी पोती का नामकरण कर दीजिए, ऊपर भी नामकरण शुरू होने वाला है। पंडित जी बैठकर जैसे ही नामकरण की विधि शुरू करते हैं, उतने में आशा गुस्से में ऊपर से नीचे आती है और शांति पर भड़कने लगती है। ऊपर इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम नीचे पूजा में बैठ गई। मैंने तुम्हें कहा था ना पहले मेरे पोते का नामकरण होगा। अब जल्दी से मेरे साथ ऊपर चलो और पंडित जी ने जो भी सामान लिखा है वो सारे सामान लेकर आओ। इतना बोलकर आशा शांति का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगती है, पर तभी आशा का पैर फिसल जाता है। पर सही समय पर शांति आशा को पकड़ लेती है और तभी वहां सुमित अपनी बीवी बच्चे के साथ नीचे आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने आंटी को पूजा से उठाया, उसी की सजा भगवान आपको देने जा रहे थे, पर आंटी ने आपको बचा लिया। माँ जी, मेरी आपसे विनती है, मुझे इस पूजा में शामिल होने दो। मैं हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ, पर आज मेरी दोस्त की बेटी का नामकरण है। मुझे इस पूजा में बैठने दीजिए। हमारे घर की पूजा तो 1 घंटे बाद शुरू होगी। प्लीज आंटी, 1 दिन हम पर एहसान कर दीजिए। पिछले 2 सालों से हम दोनों दोस्त एक ही घर में रह रहे हैं अनजान बनकर। आज तो हम पर दया कीजिए। शांति की अच्छाई और अपने बच्चों की बातें सुन आशा का मन पिघल जाता है और वो अपने बेटे बहू को पूजा में बैठने की इजाजत दे देती हैं। तो आज से सुनीता जी, आपकी बेटी का नाम होगा अवनी। अवनी को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। कुछ देर बाद सुनीता अपनी बेटी का नामकरण करवाती है और उसके बाद पूजा अपने पति बच्चे के साथ ऊपर पूजा में बैठने जाती है। पर तभी आशा शांति और उसके पूरे परिवार से कहती है, हम अमीर होकर नीचे आए तुम्हारी पोती के नामकरण में, अब क्या तुम मेरे पोते के नामकरण में नहीं आओगी? हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। आशा का बदलता रूप देखकर दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। अब शांति अपनी बहू के साथ ऊपर जाती है, जहां पूजा अपने बेटे का नामकरण करने के लिए पूजा में बैठती है। तो आज से पूजा जी, आपके बेटे का नाम होगा अखिल। अखिल को मेरा आशीर्वाद। और इस तरह आखिरकार दोनों दोस्त अपने अपने बच्चों का नामकरण एक साथ मिलकर ऊपर नीचे अच्छे से करती हैं। अरे बहू जल्दी कर, तेरे भाई इतने समय बाद आया है, कुछ अच्छा सा बना ले। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भैया के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और इतनी गरीबी में भी मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। वाह, ये सब कब किया बहू तूने? इतना सारा सामान कब लाई तू? बताती हूँ माँ जी। जहाँ एक तरफ पेड़ घर ससुराल में मनीषा गरीब होने के बावजूद भी अपने भाई के लिए ढेर सारे पकवान बना रही होती है, वहीं अमीर बहन मजे से ठंड में बिस्तर में हीटर के सामने गर्मा गर्म गाजर के हलवे, हरी सब्जी के पकौड़े और गर्मा गर्म छोले भटूरे का आनंद ले रही थी। अरे वाह, मजा आ गया। ये सब तो मेरी फेवरेट चीज है। अच्छा हुआ खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया। वाकई में मैंने वो खाना अच्छा नहीं बनाया था, ऊपर से मेरा खाना भी जल गया।
लेकिन मेरे पास हीरो का ससुराल है। मैं जब चाहे नौकरों से ठंड में गर्मा गर्म बढ़िया पकवान बनवा कर खा सकती हूँ, वो भी ऐसे। आहा, मजा आ गया। ये क्या, एक तरफ गरीब बहन पेड़ घर में रह रही थी और मुश्किल से ठंड के पकवान बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन हीरे के ससुराल में रहकर बढ़िया बढ़िया पकवान खा रही थी। आखिर दोनों के ससुराल में जमीन आसमान का इतना अंतर क्यों था? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलेंगे, जहां मोहिनी अपनी बड़ी बेटी की शादी एक गरीब घर में आतिश के साथ कर देती है, जहां वो अपने गरीब ससुराल में बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही एक ऐसा भयानक तूफान आता है जिसमें उनकी कच्ची झोपड़ी उड़ जाती है और वो अपना थोड़ा बहुत सामान उठाकर तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को अभी शादी करके आई थी और अब हम उसे कहाँ रखेंगे? हमारे सर पर तो छत ही नहीं रही। माँ, मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, हमारे लिए कोई कमरा भी किराए पर नहीं था। अब हम कहाँ रहेंगे? तभी मनीषा एक पेड़ में कठफोड़वा नामक एक पक्षी को देखती है, जो पेड़ में अपनी चोंच से गड्ढा कर रहा होता है। माँ जी, वो देखिए, छोटा सा पक्षी पेड़ में गड्ढा कर रहा है। क्यों ना हम भी ऐसे ही करके पेड़ के अंदर अपना घर बना लेते हैं, जहाँ से हमें कोई हटा भी नहीं पाएगा और ना ही हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे। इस सर्दी की मार से भी बच जाएंगे। अरे हाँ मनीषा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम सब मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन इतनी ठंड में हम रात को पेड़ का घर बना पाएंगे और अंधेरा भी हो रहा है। कोई बात नहीं, घर से आते वक्त मैं छेनी हथौड़ा रख लिया था। मैं अभी लकड़ी काट कर आग जलाने का इंतजाम करता हूँ और हम भी घर बना लेंगे। फिर आतिश लकड़ी काट कर जला देता है और तीनों ठंड में हांफते हुए एक पेड़ के बीच से पक्षी की भांति खोखला करने लगते हैं। रात के 3 बजे तक पेड़ घर बनाकर वो सो जाते हैं। अगले दिन मनीषा किसी तरह जुगाड़ करके जंगल में फल सब्जी ढूंढकर चूल्हा बनाकर खाना तैयार कर लेती है, जिसे वो सब लोग खा लेते हैं। खाना तो खा लिया, लेकिन हमारे घर में रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें वो सब भी लकड़ियों से ही बनाना होगा। हाँ, तो हम बनाएंगे ना। माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं उनके साथ हूँ, मैं ये सारा काम करवा दूंगी। ये कहकर दोनों पति पत्नी मिलकर लकड़ी का बेड, सोफा, मेज बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसके बाद आतिश अपने गोदाम के काम पर चला जाता है, जिससे वो लोग 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीषा की छोटी बहन ट्विंकल को एक अमीर घर का लड़का हीरे की बड़ी सी अंगूठी पहनकर प्रपोज कर देता है। ट्विंकल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विल यू मैरी मी? रियली? यस, आई विल मैरी यू। वाह, अब तो मैं ध्रुव की ससुराल की बहू बनने वाली हूँ। ये सुनकर ट्विंकल उसे गले से लगा लेती है। कुछ दिनों बाद कविता मनीषा को मायके भेज देती है। अपनी माँ से बात करके वो अपने पेड़ घर ससुराल के बारे में भी बता देती है। ये बात ट्विंकल सुन मनीषा को ताने मारती है। देख रही हो माँ, आपकी एक बेटी तो पेड़ घर ससुराल में पहुँच गई, लेकिन मैं जाऊंगी हीरे के ससुराल में और बहुत मजे करूंगी। और वहाँ के गहने क्या, दीवार, प्लेट, जूते, घर, सब कुछ हीरो का बना हुआ है। अच्छी बात है, जो उसकी किस्मत में था उसे मिल गया। तुझे जो मिल रहा है वो तेरी किस्मत है। लगता है तेरा भाई तेरी शादी पर भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगी भैया से। 2 दिन अपनी माँ के पास रहकर मनीषा वापस अपने पेड़ घर ससुराल में चली जाती है। वहीं मनीषा की भी हीरे के ससुराल में शादी हो जाती है, जहां उसकी सास हीरे की आरती की थाली से उसकी आरती उतारती है और नौकरों से छोटे छोटे हीरे के उस पर बरसात करवाती है। अरे वाह, मेरी हीरोइन वाली नहीं, हीरे वाली एंट्री है। वैसे मेरी किस्मत नहीं, मैं लकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को अमीर जैसे रखती थी, तभी तो शेष ने मुझे प्रपोज किया। बहू, तुम किस सोच में डूब गई? घर के अंदर भी आ जाओ, जो अपने कपड़े बदल कर आओ, फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगी। जी माँ जी। ट्विंकल अपने कपड़े बदल कर आती है, जहां सास उसको नए हीरे के कंगन, हीरे के सारे जेवर पहना देती है और शीशे में खुद को देख ट्विंकल हक्की बक्की रह जाती है। वाह माँ जी, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। सुंदर तो तुझे लगना ही था, आखिर मैंने तुझे हीरो के जेवरात जो दे दिए हैं। एक तरफ पेड़ वाले ससुराल में रहकर मनीषा बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना कर रही थी, लेकिन उसमें भी वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि थोड़ा ही सही ससुराल वालों का पेट तो भर जाता था। लेकिन वहीं ट्विंकल हीरे के ससुराल में रहकर भी अपने हीरे के ससुराल को राख बनाने में लगी रहती थी। कभी कोई खाना जला दिया करती थी। कुछ दिनों बाद उसका भाई ध्रुव विदेश से लौटकर अपनी माँ के पास आ जाता है। ओहो माँ, मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। क्यों ना मैं अपनी दोनों बहनों के घर जाऊं और उनको शादी का तोहफा दूं
और अपनी बहनों से भी मिल लूंगा इसी बहाने। ध्रुव माँ से पता पूछकर अपनी अमीर बहन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही ट्विंकल नीलम से खाना बनाने के लिए कह देती है। जैसे ही वो अपना बनाया हुआ खाना परोसकर अपने भाई को देती है, वैसे ही ध्रुव गाजर का हलवा खाता है तो उगल देता है। छी, ये कैसा जला हुआ गाजर का हलवा है ट्विंकल? ये सब क्या है? और ये खाना, ये जल कैसे गया? तू इतने अमीर ससुराल में आई है, तेरे को अभी तक खाना बनाना नहीं आया? भूल मत, अपने ससुराल में रह रही है, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रख। भाई आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अगर नहीं खाना तो मत खाओ। और इस हीरे के ससुराल में मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, वो तो माँ जी ने कह दिया इसलिए मैंने बना दिया। मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू मुझसे इस तरीके से बात कर रही है? हाँ, ऐसे ही बात करूंगी। आपने मेरी बेइज्जती की है ना मेरे घर में आकर, अब आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ध्रुव वहां से चला जाता है। वहीं पेड़ घर के बाहर आकर मनीषा दुकान की तरफ आई होती है कि अपने भाई को देखकर कहती है, ध्रुव भैया आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता था और ट्विंकल से मिलने गया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हाँ, मैं तो भूल गया कि तुम ट्विंकल के ससुराल के पास ही रहती हो। तो चलिए भैया, देर किस बात की है, चलिए मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। ठीक है। अपने घर के राशन का सामान वापस करवाकर मनीषा अपने भाई के लिए पकवान बनाने वाला सामान खरीद लेती है और अपने भाई को पेड़ घर ससुराल में ले आती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है। ये तेरा घर है मनीषा, तू पेड़ घर में क्यों रह रही है? पर जो भी अच्छा लग रहा है, अंदर से गर्म भी है। कुछ देर बाद मनीषा अपने भाई के लिए ठंड में मौज से खाने वाले पकवान बनाकर लेकर आती है। अरे भैया, गर्मा गर्म ठंड वाली पकवान भी खा लीजिए। देखिए मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है मेवा डालकर, और देखिए पालक के पकौड़े, मेथी की भुजिया, बथुए का रायता, खाइए ना। और आपकी रोटी, साथ में सरसों का साग भी है। खाओ बेटा खाओ, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना खाकर ध्रुव को बहुत अच्छा लगता है। वाह मनीषा, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ससुराल में आकर सीखा क्या खाना बनाना ये? हाँ भैया, मुझे तो ये खाना बनाना पहले से ही आता है। वो तो आप विदेश चले गए इसीलिए आपको पता नहीं है। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और छोटी को अभी तक खाना बनाना नहीं आता। हाँ, ये तो मुझे पता चल गया। ध्रुव अच्छे से अपनी बहन से मिलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन पोस्ट ऑफिस वाला उसे एक चिट्ठी दे जाता है जिसमें 200 गज की प्रॉपर्टी मनीषा के नाम थी। ये देख मनीषा ध्रुव को फोन कर देती है। ये क्या भैया, आपने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों कर दी? बस ये समझ, इसकी हकदार तू है और इसे शादी का तोहफा समझ कर रख ले। फोन पर मनीषा अपने भाई को धन्यवाद करके फोन रख देती है और अब पेड़ घर छोड़कर ठंड में पूरा परिवार ध्रुव की प्रॉपर्टी में खुशी खुशी रहने लगता है।